स्वागत है आप सभी का। कुछ क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लिए मॉडल पेपर के अंदर थे उनको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। देखिए कि और बताइएगा कि इस प्रकार की वीडियो आपको और चाहिए या ठीक रहेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल फॉर मेटिंग? मेटिंग के लिए कौन सा सिंबल है इन दोनों में से, चारों ऑप्शन में से उनमें से बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है और इसका जो है ना, इसका सेक्स डिटरमाइन नहीं है, ये मेल है कि फीमेल है। ओके, और यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में अगर एक सिंगल लाइन होती है तो इसको हम बोलते हैं मैटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे किसको दिखा रहा है, ये मैटिंग को दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, अगर वहीं यहाँ पे डबल लाइन होता तो डबल लाइन का मतलब होता है इन रिलेशन। इन रिलेशन का मतलब होता है जैसे एक ही रिलेशन के अंदर अगर शादी हुआ है, मेटिंग हो रहा है, तो वो डबल लाइन अगर होगा ना तो उसको दिखाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? अब यहाँ याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके लास्ट में ये लगा देते हैं कि नहीं है, और बच्चा क्या करता है, नहीं है को पढ़ना भूल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आंसर जो होना चाहिए वो नहीं होता है। नहीं है पे ध्यान नहीं दोगे तो आपको लगेगा कि केवल क्रोमोसोमीय विकार के बारे में पूछ रहा है, तो आप फट से पहला क्वेश्चन ऑप्शन ही उसका आंसर टिक कर दोगे। तो आपको याद रखना है कि इसमें पूछा गया कौन सा क्रोमोसोमियल डिसऑर्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इस पर ध्यान देना। डाउन सिंड्रोम आपको पता है 21वें गुणसूत्र की अधिकता की वजह से होता है, तो यहाँ पे 21st क्रोमोसोम से जब बढ़ जाता है क्या हो जाती है, ट्राइसोमी। ट्राइसोमी हो जाती है किसकी, 21वें गुणसूत्र की। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करेंगे तो यहाँ पे XXY हो जाता है, एक X क्रोमोसोम्स जो होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, चैप्टर नंबर ये आता है 4 के अंदर, जेनेटिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम के अंदर बात करें तो इसके अंदर एक X क्रोमोसोम कम हो जाता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, इनका क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है इसका क्रोमोसोम से कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है, फिनाइल एलेनिन एंजाइम होता है वो नहीं बनता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो आंसर हो जाएगा डी। बाकी के जो 3 हैं ये तीनों में क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं ये तीनों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जो नहीं है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, PKU बोलते हैं शॉर्ट में इसको, फिनाइल कीटोन्यूरिया पूछा जाता है। इसमें स्किन का जो कलर है वो चेंज हो जाता है और कुछ और भी लक्षण देखने को मिलते हैं। ठीक, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मकता पाई जाती है? अब देखो, मादा विषम युग्मकता को फीमेल हेटेरोगेमिटी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, याद रखना, इसमें क्या होता है, फीमेल डोमिनेंट होती है और फीमेल ही क्या करती है, यही डिटरमाइन करती है कि जो संतति प्रोजेनी का सेक्स क्या होगा। ठीक है, ये डिसाइड करती है, वो मेल होगा कि वो फीमेल होगा, ये कौन डिसाइड करती है, इसमें फीमेल हेटेरोगेमिटी के अंदर फीमेल डिसाइड करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मनुष्य की। ह्यूमंस के अंदर तो मेल डिसाइड करता है, मधुमक्खियों के अंदर भी मेल डिसाइड करता है, बिल्ली के अंदर भी मेल डिसाइड करता है। यहाँ पे ऑप्शन होगा बी, पंछी। बर्ड्स के अंदर ये बिल्कुल एज इट इज लाइन दी हुई है NCERT में, सम ऑफ द बर्ड्स जिनके अंदर क्या देखने को मिलता है, फीमेल्स हेटेरोगेमिटी देखने को मिलती है, उनके अंदर फीमेल्स होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि उनकी जो प्रोजेनी है, जो संतति है, उनमें मेल होगा कि फीमेल बर्ड होगा। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे याद रखना है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि पंछियों में फीमेल हेटेरोगेमी देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर विषम युग्मनजी पौधों
में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो विषम युग्मन जी किसे कहते हैं? पहले तो देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है सम युग्मन जी और एक होता है विषम युग्मन जी। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो जान लो, बाकी जिसको पता है वो दोबारा से रिवीजन हो जाएगा। सम युग्मन जी का मतलब होता है जब युग्मक समान होते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल डी हो गया, ठीक है, कैपिटल वाई हो गया, इनमें दोनों के दोनों जो युग्मक हैं वो समान हैं, या दोनों के दोनों जो एलील हैं वो समान हैं, तो ये क्या हो गए? समयुग्मन जी। वहीं हम बात करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल टी भी समयुग्मन जी हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मन जी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई विषम युग्मन जी। ठीक है, जिनमें दोनों अलील डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, एक स्मॉल और एक कैपिटल होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? यहाँ पूछा गया है कि विषम युग्मन जी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रभावी कहते हैं कि अप्रभावी कहते हैं, सहप्रभावी कहते हैं, अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। तो ये विषम युग्मन जी है दोनों। अब इनमें कोई लक्षण दिखेगा, ये कैसा होगा? ये पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो ये लंबा पौधा होगा। तो लंबा जो लक्षण है वो क्या कहलाएगा? डोमिनेंट कहलाएगा, तभी तो वो जाके दिख पा रहा है। ठीक है, विषम युग्मन जी में जो लक्षण दिख पा रहा है वो क्या कर रहा है? वो डोमिनेंट दिखा रहा है अपना, वो क्या है? वो प्रभावी है, इसीलिए वो अपने आप को व्यक्त कर पा रहा है। और इसी के आधार पर एक संकर संकरण के द्वारा मेंडल भाई साहब ने प्रभाविता का नियम दिया था, याद है आपको? एक संकर संकरण के आधार पर ही हमारे मेंडल भाई साहब ने क्या कहा था? प्रभाविता का नियम दिया था कि जो लक्षण अपने आप को प्रथम पीढ़ी में दिखा पाता है विषम युग्मनजी पौधों में, वो क्या कहलाता है? प्रभावी डोमिनेंट। क्लियर है सबको? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप होते हैं? अब जीनोटाइप की बात करेंगे, ए बी ओ होता है, इसमें कितने हमारे पास जीनोटाइप हो सकते हैं? एक तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, एक ए बी हो सकता है, ए ओ हो सकता है, बी ओ हो सकता है, और लास्ट होगा अपने पास में ओ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप बनेगा, बी बनेगा, यहाँ पे ए बी बन जाएगा, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप। जैसे आरबीसी के ऊपर जो जीन पाया जाएगा, जिसका प्रोटीन मिलेगा, उसी के आधार पर ब्लड ग्रुप हो जाएगा इसकी सरफेस पर। अगर यहाँ ए है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यहाँ पे ओनली बी है तो बी हो जाएगा, दोनों हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और दोनों ही एब्सेंट है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो कितने प्रकार के जीनोटाइप हो गए? 1 2 3 4 5 और ये ओ, 6 प्रकार के। आंसर क्या हो जाएगा? 6 प्रकार के जीनोटाइप देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि भैया वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने रिकॉम्बिनेशन मैप के बारे में बताया था। तो देखिए, रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन से रिलेटेड हमारा मेन वैज्ञानिक तो है कौन? मॉर्गन। और ज़्यादातर बच्चे इसके लिए क्या करके आएंगे? मॉर्गन भाई साहब का नाम। लेकिन भैया रिकॉम्बिनेशन मैप पूछा गया है, तो रिकॉम्बिनेशन मैप के बारे में मॉर्गन से ज़्यादा किसने बताया? स्टेटी बेंट ने, जो उनके सहयोगी वैज्ञानिक थे उनने। ठीक है, लिखा हुआ लाइन सेम किसके अंदर? एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी से लाइन उठाई है बिल्कुल, तो याद रखना है, स्टर्टी बेंट ने ही रिकॉम्बिनेशन मैप के बारे में बताया था। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 7। एकल संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन से नियम प्रतिपादित किए? जब लिखा हुआ है एकल संकर संकरण, यानी एक लक्षण के आधार पर जब हम संकरण करवाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एकल संकर संकरण। कौन सा लक्षण लिया था मेंडल ने? पौधे की ऊंचाई वाला। ठीक है, जिसके आधार पर उन्होंने बताए थे 2 नियम, एक प्रभाविता का नियम, एक विसंयोजन का नियम। इसमें यहाँ पर निसंयोजन किया हुआ है, इसको आप कर लेंगे क्या? विसंयोजन।
विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम। स्वतंत्र अभ्युहन का नियम दिया था, ये दिया था इन्होंने द्विसंकर संकरण के आधार पर। द्विसंकर संकरण के आधार पर कौन सा नियम दिया था, तो याद रखना है स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 और 2, और यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी, आरएनए में कौन पेंटोस शर्करा उपस्थित होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पेंटोस शर्करा दो प्रकार की, एक होती है राइबोज और एक होती है क्या, डीऑक्सी राइबोज। अंतर कितना सा दोनों में, एक ऑक्सीजन का अंतर है केवल, जिसमें एक ऑक्सीजन डिलीट हो जाती है वो डीऑक्सी हो गई, और डीऑक्सी से D4 डीएनए हो गया, डीएनए में पाई जाती है। राइबोज हो गई R4 राइबोज, R4 आरएनए, तो राइबोज आरएनए में पाई जाती है। तो यहाँ पे रिबोज लिखा हुआ है, राइबोज पढ़िएगा, तो यहाँ पे ए इंग्लिश में सही है, राइबोज याद रखना, ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ भी गड़बड़ है तो इंग्लिश को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस कारण से डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुओं के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है। इसके अंदर देखिए क्या दिया हुआ है कि दोनों रज्जुओं के बीच में समान दूरी होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स की। तो पहला ऑप्शन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का आधार फॉस्फेट शर्करा से बना होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स रज्जुओं में एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। दोनों रज्जुओं में बेस हाइड्रोजन बॉन्ड माध्यम होता है, और डीएनए में प्यूरिन और पाइरिमिडीन के विपरीत आता है। तो इसके अंदर मेन कारण क्या होगा, जिसकी वजह से दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंथ्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस मेंटेन होती है, तो उसमें आएगा यहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडीन का रोल, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा नाइट्रोजन बेस जो होते हैं इनकी वजह से होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन बेस की वजह से। प्यूरिन के सामने क्या होता है, पिरिमिडीन होता है, इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है Ag और Cut, कट, ये हो गए प्यूरिन, ये हो गए पिरिमिडीन, ठीक है। साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। यूरेसिल होता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर, क्लियर। डीएनए में साइटोसिन और थाइमिन होता है, इसमें प्यूरिन होता है, एडेनिन, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने साइटोसिन होगा, एडेनिन के सामने क्या होगा, थाइमिन होगा डीएनए के अंदर। तो ये जो होते हैं ना, ये हमेशा याद रखना आपको, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ये दोनों समान स्ट्रेंथ रखते हैं, जितना ए होगा उतना ही टी होगा, जितना सी होगा उतना ही जी होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इनकी परसेंटेज अनुपात इतना रहता है, इसकी वजह से क्या होती है, डिस्टेंस मेंटेन होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिरता का कारण है डीएनए की स्टेबिलिटी के लिए। तो डीएनए में दोनों रज्जु के एक दूसरे के पूरक हैं, डीएनए में मरम्मत संभव है, डीएनए के प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेषों में पेंटोस शर्करा हाइड्रोक्सिल समूह होता है, डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि डीएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है, और थाइमिन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। थाइमिन इज मोर स्टेबल देन यूरेसिल, क्लियर। तो ये आंसर हो जाएगा डी इसमें। तो बताइएगा कि ये इस प्रकार से पढ़ाना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, और भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। आपका जो रेस्पॉन्स, आपकी जो प्रतिक्रिया होगी वीडियो के ऊपर, उसके आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो डिसाइड करेंगे कि बनाना है, किस तरह से बनाना है, क्या चेंजेस करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग सभी रिवाइज करिए, रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।